गुड इवनिंग बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्लास 11 के बच्चों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो बच्चा जेई की तैयारी करने में लगा हुआ है, जिसको बोर्ड का भी तैयारी करना है, जेई का भी तैयारी करना है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। बच्चों इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो अगर ये चैप्टर आपको अच्छे ढंग से समझना है तो इस वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड तक, आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी क्या महत्ता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है बच्चों, एक चीज याद रखना, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना, बेहतर से बेहतर करो, ठीक है। अगर नदी मिले तो समंदर की तलाश करो, अगर नदी मिले तो समंदर की तलाश करो, शीशे को तोड़ देता है पत्थर, ऐसा पत्थर तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो जो पत्थर को तोड़ दे। बच्चों हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। हर क्षेत्र में नॉलेज को अपने आप को बढ़ाते रहना चाहिए। अपना पर्सनैलिटी, अपना कम्युनिकेशन, अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, सब चीज में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तब आप एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आएंगे और फिर जिस जॉब की तलाश में आप भटक रहे हैं वो जॉब आपके पीछे पीछे घूमेगा। क्योंकि आज का समय स्किल का समय है, नॉलेज का समय है। सिर्फ डिग्री से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए नॉलेज गेन करो, प्रतिदिन कुछ नए नए जानकारी प्राप्त करते रहो, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहले हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन को। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन होता है इस तरह से, एफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के, जहां के क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। वेयर के इज फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड रियल वैल्यू, वेयर के इक्वल टू फिक्स्ड रियल वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। मतलब इनपुट यहाँ पे कुछ भी डालो, आउटपुट हमेशा के ही आएगा। जैसे देखो, एफ एक्स इक्वल टू टू, ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब यहाँ पे 1 डालेंगे तो इसका वैल्यू 2 आएगा, 2 डालेंगे 2 आएगा, -1 डालेंगे तो 2 आएगा, -3 डालेंगे तो 2 आएगा। एक्स का कोई भी वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू आपको, फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 2 ही आएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को, इस तरह का जो भी फंक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का जो डोमेन होता है बच्चों, इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। मतलब एक्स का हम कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका डोमेन और रेंज, रेंज क्या हो जाएगा, सिर्फ के हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमेशा के ही आएगा, है ना। तो ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन का बहुत सारा कांस्टेंट फंक्शन होगा, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 3, -3,
एफ एक्स इजक्वल टू 4, एफ एक्स इजक्वल टू 10, ये सब क्या है, सब कांस्टेंट फंक्शन है ना। इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है, जीरो है। ठीक है बच्चों, अब एफ एक्स बराबर 2 का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर 2, एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, वाई, यानी वाई बराबर 2, तो वाई बराबर 2 क्या हो जाएगा, 1 2 1 2। अब यहाँ पे वाई बराबर 2 है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये आपको एफ एक्स बराबर 2 का ग्राफ बन गया। उसी तरह एफ एक्स इजकल टू -3, मतलब वाई बराबर -3, तो हम इधर नीचे जाएंगे, ये -1 -2 -3, और यहाँ से ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है बच्चों, तो एफ एक्स इजकल टू -3 का ग्राफ हो गया। मतलब कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। इसका डोमेन हो गया रियल नंबर, रेंज हो गया के। ठीक है, तो ये आपका हो गया कांस्टेंट फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। दूसरा देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन देखो, आइडेंटिटी फंक्शन ये इस तरह से डिफाइंड होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कोई भी रियल वैल्यू लेंगे तो उसका आउटपुट भी वही होगा। अगर 2 लेंगे तो 2 आएगा, 3 लेंगे तो 3 आएगा, 4 लेंगे 5 आएगा, 4 आएगा, -3 लेंगे तो -3 आएगा, है ना। जो इनपुट हम डालेंगे वही आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ना फायदा न घाटा। हम 10 रुपया लगाएंगे तो हमको 10 ही रुपया मिलेगा, 100 रुपया लगाएंगे तो प्रॉफिट जो हमको जितना लगाएंगे उतना ही हमको मिलेगा, है ना। तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो आइडेंटिटी फंक्शन का इसका जो डोमेन हो गया, इसको याद रखना आपको, डोमेन हो गया आर और रेंज भी हो गया आपको आर। ठीक है, डोमेन भी आर हो गया और रेंज भी आपका आर हो गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ग्राफ बनाने के लिए एग्जाम में आपको आता नहीं है। ठीक है, सिर्फ उसका ये ध्यान रखना है कि उसका ग्राफ बनता कैसे है। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। बच्चों देखो, एक्स का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 आएगा, मान लो यहाँ 1 है तो 1 आएगा, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। एक्स का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो यहाँ 0 आएगा, मतलब ये हो गया। ठीक है, 2 लेंगे तो 2 आएगा, 1 2, इधर भी 1 इधर भी 2, तो अगर 2 लेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। -1 अगर एक्स का वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर भी -1 आएगा, है ना। तो बच्चों अगर -1 लेंगे तो इधर भी -1, मतलब यहाँ पे आएगा। अब इसको हम इस तरह से मिलाएंगे तो ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ये जो फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हमेशा ये स्लैंट, ये लाइन बनता है जो ओरिजिन से पास करता है। ठीक है, और ये एंगल 45 डिग्री का बनता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा, यानी ये y बराबर x का ग्राफ हो गया, y बराबर x का ग्राफ ये बना हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखते हैं हम लोग तीसरा में, देखते हैं मॉडुलस फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन डिफाइन होता है इस तरह से, एफ एक्स इजक्वल टू मोड का साइन ऐसे देते हैं। ठीक है,
और इसका जो डेफिनेशन होता है ये होता है एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो, और माइनस एक्स इफ लेस देन जीरो। बच्चों ये मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन है। मॉडुलस फंक्शन को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू आपने पढ़ा होगा क्लास 7, 8, 9 इस तरह से, उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों 2 होता है। -2 है तो -2 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होता है। 3 है, 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होता है। -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो इनपुट है यानी डोमेन जो है, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, ये इमेज जो इसका मिलेगा ये हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा। मतलब इनपुट कुछ भी हो, ऑल रियल नंबर्स, लेकिन आउटपुट हमेशा क्या आपको मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगर मान कि 2 - 3 इंटू 4 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है तो हो जाएगा 2 - 12, बच्चों ये हो गया -10। अब -10 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो बच्चों हमेशा क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, आपको पॉजिटिव होता है। ठीक है, नॉन नेगेटिव, जीरो से जीरो या जीरो से बड़ा नंबर, वो हमेशा उसको आउटपुट होगा। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू अगर जीरो या जीरो से बड़ा है तो इसका जो मोड का वैल्यू है ये एक्स आएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि 5 है, एक्स ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, 5 है तो इसका मोड कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये क्या है, पॉजिटिव है तो इसका मोड कितना आ जाएगा, 6 आ गया। अब मान लो कि -5 है तो एक्स क्या है, नेगेटिव है। एक्स क्या है, नेगेटिव है। तो जब एक्स नेगेटिव है तो इसका होता है -x, यानी माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस -5, तो बच्चों क्या आ गया, 5। ठीक है, तो नेगेटिव का एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इनपुट में हम कोई भी नंबर डाल दो, पॉजिटिव नेगेटिव, उसका जो आउटपुट मिलेगा वो हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया मॉडुलस फंक्शन, है ना, मॉडुलस फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका जो ग्राफ होता है, जब हम वैल्यू रख के देखेंगे, जब हम वैल्यू रख के देखेंगे, ग्राफ को सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसका शेप कैसा होता है। देखो मॉडुलस फंक्शन ये ओरिजिन हो गया, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है, ये। ठीक है बच्चों, ये जो मोड एक्स है, y बराबर मोड एक्स, इसका ग्राफ हमेशा आपको इस तरह से बनेगा, यहां से डिक्रीज करेगा और यहां से फिर इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये 45 डिग्री का कोण, ये भी 45 डिग्री का कोण। ठीक है बच्चों, तो ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब ये देखो, ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो एक्स का कोई भी वैल्यू देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, तो इसका वैल्यू कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। मतलब y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ -1 रखो या -2, एक्स का वैल्यू अगर -1 इसमें पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। नीचे तो नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव वैल्यू इसमें आता ही नहीं है, ये हमेशा ऊपर होता है, पॉजिटिव, यहाँ वैल्यू मिलेगा। ठीक है,
तो ग्राफ से पता चल रहा है कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मोड जो है, मोड क्या है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। मोड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, मोड ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया मोड। अब मान लो कि आपको मोड एक्स माइनस टू का ग्राफ बनाना। ठीक है, ये तो इसमें आपको क्या करना है, ये जीरो हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ वन है, यहाँ टू है। देखो एक्स माइनस टू मोड के अंदर जो भी रखा हुआ है उसको जीरो के बराबर कर दो। ठीक है, तो यहां से मिलेगा एक्स बराबर टू। एक्स बराबर कितना मिलेगा, टू, मतलब एक्स का वैल्यू टू। अब टू पे आपको इस तरह से ग्राफ बना देना। ठीक है, तो ये आपको मोड ऑफ एक्स माइनस टू का ये ग्राफ बन गया। ठीक है, जब आप 12 क्लास में जाओगे तो वहां काफी डिटेल्स में आपको ग्राफ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है, स्केचिंग ऑफ ग्राफ है, इन सब सारी चीजों के बारे में आपको वहां पे पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब आपको वहां मिलेगा। तो बच्चों ये मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या हुआ, इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया बच्चों पॉजिटिव नंबर, मतलब जीरो से इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये आपका रेंज हो गया, है ना, जीरो से इन्फिनिटी तक। तो इसका डोमेन हो गया, इसका रेंज हो गया। अब जो है अगला जो है ये हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ, ऐसे तो बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो अभी आपके लिए उपयोगी होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, जो आपको भी याद रखना चाहिए। जैसे मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए आ गया। ए क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ए पॉजिटिव है। ठीक है, अगर मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए आ गया तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या होगा, जैसे मोड एक्स लेस देन इक्वल टू टू है, इस मोड का वैल्यू टू से कम होना चाहिए। इस मोड का वैल्यू टू से कम होना चाहिए। तो एक्स का हम कौन कौन सा वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, कि इसका वैल्यू टू से कम हो जाएगा। तो अगर जीरो रखेंगे तो टू से कम होगा, यानी एक्स का वैल्यू जीरो होगा। वन रखेंगे तो ये हो जाएगा, टू रखेंगे तो इक्वल भी होगा। ठीक है, इसके बाद माइनस वन अगर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, माइनस वन रखेंगे तो इसका मोड तो वन आएगा, तो वन टू से कम है, टू से छोटा होगा। ठीक है, तो माइनस वन होगा। फिर माइनस टू है तो माइनस टू भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो जीरो वन टू माइनस वन माइनस टू। ठीक है, ये आपको इंटीजर्स है। तो अगर इस तरह से आपका दिया हुआ है तो एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, माइनस वन माइनस टू जीरो वन टू, है ना, ये वैल्यू हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब है कि एक्स का जो वैल्यू हुआ वो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, टू। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, माइनस टू, माइनस टू। तो एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस टू से टू तक। ठीक है, तो मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, तो एक्स हो जाएगा लेस देन ए ग्रेटर देन माइनस ए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंटरवल के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे माइनस ए से ए। ठीक है बच्चों, क्लोज्ड इंटरवल हो गया। उसी तरह से अगर मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है
तो ये आपका होता है एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। मतलब एक्स का वैल्यू माइनस ए से कम होगा और ए से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये जो है इसको आपको ध्यान में रखना। दूसरा तीसरा जो पॉइंट है कि रूट अंदर एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आपको एक्स नहीं होगा। ठीक है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो इसका आंसर आपको एक्स नहीं होगा, क्योंकि एक्स हमको पता नहीं है कि एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, तो उस स्थिति में इसका जो वैल्यू होता है ये होता है मोड एक्स। चौथा, अगर मोड एक्स का स्क्वायर है तो ये बराबर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये जो प्रॉपर्टीज है इसको आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल मान लो एक्स है मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए और ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी माइनस ए यूनियन बी ए। ठीक है, तो ये जो है कुछ इसका प्रॉपर्टीज है जो अभी आपको जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब अगला जो फंक्शन है वो है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपने पहली बार नाम सुना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बच्चों देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग इस तरह से बॉक्स में लिखते हैं। ठीक है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है, इसको स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, स्टेप फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका मतलब होता है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। देखो GIF, शॉर्ट में GIF भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा ये हमेशा एक इंटीजर ही आता है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो आउटपुट होता है बच्चों हमेशा क्या होता है, इंटीजर्स होता है। ठीक है, डोमेन आपको कुछ भी हो सकता है, डोमेन इसका आपका हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, लेकिन रेंज क्या हो जाएगा हमको, इंटीजर्स। रेंज हमेशा क्या होगा, जेड, इंटीजर्स। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। जैसे मान लो कि आपको निकालना है टू, टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, एक्स का वैल्यू अगर हम टू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो देखो जब इंटीजर है तो इसका वैल्यू इंटीजर ही होता है। अगर -2 है तो इसका वैल्यू -2 ही होता है। -10 है तो -10 का -10 ही होता है। ये चूंकि इंटीजर है तो इंटीजर का आउटपुट क्या होगा, इंटीजर ही होगा। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। 100 है तो 100 का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, -102 है तो इसका हो जाएगा -102। ठीक, लेकिन अगर नंबर आपको इस तरह से दिया हुआ है 2.5 पॉजिटिव नंबर, तो ये इंटीजर इसमें कितना है, 2 है, 2.5। इंटीग्रल पार्ट आपका 2 है, फ्रैक्शनल पार्ट है 0.5। तो जो इंटीग्रल पार्ट है हम उसी को लिखेंगे, तो 2.5 का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, 3.6 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। 7.18 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। ठीक है बच्चों, तो इसका ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, डेसिमल नंबर है लेकिन इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा।
2.5 का वैल्यू 2, 3.6 का वैल्यू 3, 7 पॉइंट, मतलब पॉइंट को हटा देना है, ठीक है, इंटीजर्स को लिखना है। अगर आपको आ गया 0.6 तो इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो नेगेटिव आ गया, मान लो नेगेटिव आ गया, ठीक है, आपको अगर निकालना है -2.3, अब इसका क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -2.3। तो बच्चों -2.3 का जो होता है ना, ये होता है -3, मतलब एक इसमें बढ़ा देते हैं, -3.6 का हो जाएगा -4, -7.8 का हो जाएगा -8, ठीक है। अब इसको देखो, हम लोग ऐसे समझते हैं, अगर आपको -2 पॉइंट, पहले देखो, पहले 2.5 को देखते हैं, तो 2.5 यहाँ हो गया 2, 3, 2.5 यहाँ पे होगा, ठीक है, 2.5 यहाँ पे होगा, है ना। तो अब इसके पीछे कितना इंटीजर है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, इनफाइनाइट इंटीजर्स है। 2.5 के पहले कितना इंटीजर्स, इंटीजर्स 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3, -4, -5, -6, इस तरह से इन्फिनिटी तक हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है। अब ये सब इंटीजर में इसके इसके पीछे कितना इंटीजर है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, करेक्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, मतलब इस नंबर से छोटा लेकिन ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका कितना हो जाएगा, 2, तो इसलिए इसका जो वैल्यू होता है बच्चों, ये होता है 2, ठीक है। -2.3 को देखो, यहाँ मान लो -2 है, यहाँ -3 है, तो -2.3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -2.3 हो गया, ये वाला पॉइंट कितना हो गया, -2, अब इसके पीछे कितना इंटीजर है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, डॉट 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 -इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा कौन हुआ, -3, ठीक है। ये जो नंबर है -2.3, इसके पीछे कितना इंटीजर है, इन्फिनिटी, और इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, -3, तो ये आपका -3 आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है, देखो ये 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, ठीक है। अब कोई नंबर जैसे 0 है, तो 0 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको 0 आ जाएगा, लेकिन 0 और 1 के बीच में अगर कोई नंबर हम लेते हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसके बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे 0.1, 0.5, 0.1 इसका भी 0 होगा, 0.2 इसका भी 0 होगा, 0.5 इसका भी 0 होगा, ठीक है। अब 1 पे, अगर 1 पे आएंगे तो 1 पे तो इसका 1 हो जाएगा। फिर 1 से जब हम बढ़ेंगे तो इसके बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो उसका GIF कितना आएगा, 1 आएगा, उसका GIF कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे 1.1 लेंगे तो 1 हो जाएगा, 1.2 लेंगे 1 हो जाएगा, 1.5 लेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो इसके बीच में 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर अगर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इसके पहले वाला इंटीजर होता है ना। अब 2 है, 2 और 3 के बीच में कोई नंबर लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 और 0 के बीच में कोई नंबर लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर x का वैल्यू, देखो अगर x का वैल्यू n से छोटा है तो n और n+1 मतलब 2 और 3 ऐसे मान लो। इसको मान लो 2 और इसको मान लो 2 1 3, तो 2 और 3 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये हो गया, क्योंकि n क्या है, कोई इंटीजर है। तो बच्चों यहाँ पे जो GIF का वैल्यू हो जाएगा ये आपका हो जाएगा n। जैसे 1 है, x है, 0 है, 1 और 0 के बीच में कोई अगर वैल्यू है तो उसका GIF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 0 1 के बीच में कोई वैल्यू है तो उसका GIF कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। इक्वलिटी होगा क्योंकि 0 का GIF भी 0 होता है, इधर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 1 का फिर 1 हो जाएगा, इसलिए 1 नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ GIF, पहला प्रॉपर्टीज है कोई x प्लस के होता है, GIF x प्लस के क्या इंटीजर है, k बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर x प्लस के ऐसे दिया हुआ, जैसे मान लो कि आपको दिया हुआ x+2, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 अलग हो जाएगा, ठीक है। 2 इसको हम अलग कर देंगे क्योंकि 2 इंटीजर है, तो इंटीजर का तो GIF इंटीजर ही होगा, इसलिए हम इसको इस तरह से तोड़ करके लिखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज है, अगर GIF ग्रेटर देन इक्वल टू के है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू के है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू के क्या है, इंटीजर। तीसरा, अगर GIF लेस देन इक्वल टू के है तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू k+1, लेस देन इक्वल टू k+1, के क्या है, इंटीजर्स। चौथा, GIF ऑफ x अगर ग्रेटर देन k है तो बच्चों ये होता है x ग्रेटर देन k+1। अगर लेस देन k है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वलिटी है, यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन है, यहाँ सिर्फ क्या है, लेस देन है, ठीक है। तो यहाँ आपको हो जाएगा x लेस देन k, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है बच्चों, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो कि कभी पे आपको सॉल्व करने के लिए आ गया इतना लेस देन इक्वल टू 2, अब कह रहा डोमेन इसका फाइंड करो, ठीक है, इसका डोमेन फाइंड करो मतलब x का वैल्यू फाइंड करो। तो इसको हम सीधे लिखेंगे x देखो यहाँ से x लेस देन इक्वल टू के, तो x लेस देन k+1, तो x लेस देन 3, 2 और 1 जोड़ देंगे 3, मतलब x का यहाँ वैल्यू होगा वो 3 होगा, 3 से छोटा होगा, 3 होगा और 3 से छोटा होगा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर मान लो कि सॉल्यूशन इस तरह से फाइंड करना ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो अगर ग्रेटर देन है तो इसका जो आंसर होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब x में हम क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे कि ये सेटिस्फाई हो जाएगा। 2 पुट करेंगे और 2 से बड़ा वैल्यू पुट करेंगे
तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर हम 2 यहाँ पुट करेंगे तो 2 का 2 ही होगा, 3 पुट करेंगे तो 3 का 3 ही होगा, तो 3 2 से बड़ा है। ठीक है, 2.5 पुट करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो 2 2 से बड़ा है। 3.5 पुट करेंगे तो 3 आएगा, है ना। 3.5 यहाँ पुट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। और 3 जो है 2 या 2 से बड़ा है। तो अभी जो है सिर्फ इसको ज़्यादा बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बोर्ड में ये इस तरह का सवाल आपको नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको इसको ध्यान में रख। अब बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, पांचवा जो है ये है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है, f(x) इक्वल टू, इसको हम लोग इस ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका मतलब होता है फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, जैसे मान लो कि 2 है, इसमें तो फ्रैक्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। 2.5 है, इसमें फ्रैक्शन 0.5 है, तो आंसर हो जाएगा 0.5। ठीक है, 3.01 है, इसमें फ्रैक्शन 0.01 है, तो इसका आंसर होगा 0.01। ठीक है, 0.01। मतलब इसका आंसर हमेशा क्या आता है, फ्रैक्शन में आता है। ठीक है, अब फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका डोमेन तो R हो जाएगा, लेकिन रेंज क्या हो जाएगा, 0 to 1। ठीक है, रेंज इसका क्या हो जाएगा, देखो डोमेन तो कोई भी रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन रेंज इसका क्या हो जाएगा आपको, रेंज इसका क्या हो जाएगा, 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर हम लोग लेंगे। ठीक, 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर लेंगे तो वो आपको फ्रैक्शन होगा, क्योंकि 0 1 के बीच में कोई भी नंबर हो तो फ्रैक्शन है ना। तो इसमें जो भी आंसर लिखेंगे इंटीजर को हटा देंगे, बाकी नंबर को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यानी डेसिमल पार्ट वाला नंबर इसमें लिखना है। इसी को बोला जाता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो एक चीज बच्चों ये छूट गया, जीआईएफ का ग्राफ, सॉरी ग्राफ ऑफ जीआईएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है, वन टू थ्री, बच्चों इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, क्योंकि देखो 0 पे तो 0 ही होगा, जीआईएफ का वैल्यू 0 पर, 0 के जैसे आगे बढ़ेंगे तो भी उसका जीआईएफ 0 ही होगा। अब 1 पे जीआईएफ का वैल्यू कहाँ चल जाएगा, 1 पे, ये 1 पे चल जाएगा। ठीक है, अब 1 पे चला जाएगा, 1 के बाद जब हम बढ़ेंगे, 1 के बाद जब वैल्यू लेंगे तो उसका भी जीआईएफ आपको 1 ही होगा। 1 से 2 तक, 2 को छोड़कर इसके बीच में जो भी नंबर है उसका जीआईएफ आपको 1 होगा, है ना, 1 पे चला जाएगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन। फिर है फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनता है, ये x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, 0 हो गया।
तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है 1 1 2 3, इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, तो सिर्फ ग्राफ को आपको याद रखना है, ग्राफ बनाने के लिए एग्जाम में नहीं आता है, ग्राफ बनाने के लिए एग्जाम में नहीं आता है। अब एक और फंक्शन है जिसको सिग्नम फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन इस तरह से डिफाइंड होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स बटा एक्स। ठीक है, इसका वैल्यू आता है 1 अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है, 0 अगर एक्स 0 है, और -1 अगर एक्स लेस देन 0 है। अगर एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा पॉजिटिव है, तो देखो ये पॉजिटिव, अगर एक्स पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू कितना आता है, एक्स बटा एक्स, कट गया आ गया 1। अगर एक्स 0 है तो यहाँ तो 0 बटा एक्स आ जाएगा, 0 बटा एक्स तो ये तो हो गया 0। अगर एक्स नेगेटिव है तो इसका वैल्यू क्या होता है, -x। ठीक है, मोड फंक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर x नेगेटिव है तो इसका वैल्यू -x, तो माइनस बच्चों आ गया -1। ठीक है, -1 आ गया, तो इसका रेंज हमेशा 1 0 -1 ही होता है। ठीक है, और डोमेन इसका R होता है, डोमेन इसका ऑल रियल नंबर्स होता है, और रेंज हमेशा 1 0 -1, यही 3 नंबर में से कोई नंबर इसके रेंज में आता है। ठीक है, अब इसका ग्राफ, ये सब कितना है, सब रियल फंक्शन है। ये जो भी फंक्शन मैं बता रहा हूँ बच्चों, ये सब क्या है, आपका रियल फंक्शन है। ठीक है, इसका डोमेन और रेंज दोनों जो है, डोमेन और कोडोमेन, ठीक है, दोनों आपका रियल नंबर है। अब देखो x बराबर 1, या देखो x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा, तो इस f(x) का वैल्यू कितना आता है, 1, या देखो 1। ठीक है, x अगर 0 है तो ये फंक्शन का वैल्यू कितना आता है, 0। x अगर माइनस नेगेटिव है तो इसका वैल्यू कितना आता है, -1। ठीक है, मतलब x अगर 0 से बड़ा है, कोई भी वैल्यू इधर ले लो, 1 2, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4, 1 भी लेंगे तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा, 2 भी लेंगे तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा, 3 भी लेंगे तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा, 4 भी लेंगे तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा, या 0 पे 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 0 पे 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, और इसका ग्राफ आपको ऐसे बन जाएगा। उसी तरह से -1 0 पे 0 हो जाता है, तो यहाँ पर भी इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसका ग्राफ आपको ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और x बराबर 0 पर तो 0 हो गया। तो बच्चों ये जो है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब जो फंक्शन है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको डिफाइन होता है, देखो एफ एक्स इक्वल टू होता है ए के पावर एक्स। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या है, ए पॉजिटिव होना चाहिए एंड ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ए का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और ए का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब ये फंक्शन डिफाइन होता है। ठीक है, तब इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर मान लो कि यहाँ ए का वैल्यू हम दे दिए -2, अब -2 के पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा।
अगर हम दे दिए 1 और 1 के पावर x, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें जो डोमेन है, डोमेन हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, इसका जो डोमेन है रियल नंबर। ठीक है, और इसका जो ग्राफ होता है बच्चों, देखो इसका जो ग्राफ है, ग्राफ आपको बनाने के लिए नहीं आता है, सिर्फ ग्राफ को याद रखना। ठीक है, इसका ग्राफ आपको ऐसे बनता है, ऐसे। ये पॉइंट जहां इंटरसेक्ट करता है ये आपको होता है 0 1, जहां वाई एक्स काटता है ये 0 1 होता है। ठीक है, तो ये वाई एफ एक्स बराबर एक्स का ये ग्राफ हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, ई का वैल्यू होता है आपको 3 और 2 के बीच में, ई का वैल्यू होता है 3 और 2 के बीच में। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ आपको इसी तरह से बनता है इसे ना। ये ग्राफ ऐसे कब बनेगा, जब ए का वैल्यू आपको ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। और अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि यहाँ पे ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो 1 से अगर बड़ा वैल्यू है तो ग्राफ आपको ऐसे इंक्रीजिंग बनेगा, और अगर 0 1 के बीच में है तो ग्राफ आपको ऐसे बनेगा, डिक्रीजिंग। पॉइंट वही रहेगा 0 1। ठीक है, तो इसमें आपको दो तरह से ग्राफ बनता है, दोनों में अलग अलग कंडीशन है ना। ए का वैल्यू 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब जैसे 3 के पावर x हो गया, 4 के पावर x हो गया, 5 के पावर x हो गया, ये सब क्या है, 1 से बड़ा नंबर है। तो इसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 0 1 के बीच में, तो जैसे 1/2 हो गया, 1/2 के पावर x, 1/3 के पावर x, 1/4 के पावर x। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपको डिक्रीजिंग बनेगा, ऐसे। तो ये हो गया आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब बच्चों देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू होता है लॉग ए एक्स। ठीक है, लॉग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये बेस हो गया, ये एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या है, ये ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 और ए नॉट इक्वल टू 1। बच्चों ये कंडीशन है, ए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और ए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स जो है इसमें डोमेन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा ये आपको हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, और रेंज होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं। इसका ग्राफ बच्चों ऐसे बनता है, इस तरह से बनता है, ये आपको 1 0 पे कट करेगा, और ये कब बनेगा, जब ए ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, और दूसरा ग्राफ आपको बनेगा एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये ग्राफ बनेगा ऐसे। ये कब बनेगा, जब ए का वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है,
तो इस तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ आपको बनता है। जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में काफी डिटेल्स में आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको इसका जितना भी प्रॉपर्टीज है उस सब प्रॉपर्टीज को आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। साथ साथ इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल आते हैं, है ना, वो आपको कैलकुलस में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन, इन सब सारी चीज़ों में ये सब ग्राफ जो है ना काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो वहाँ आपको काफ़ी डिटेल्स में पढ़ना है। यहाँ सिर्फ मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना।